तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो जो हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स का यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, टोटल मैं आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो आप सभी को एग्जाम्स में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिलेंगे बच्चे। टोटल पूर्णांक आप लोग को 100 नंबर के होते हैं, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना होता है। ठीक है, 30 आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 15 का जवाब देना होता है, और 8 जो है आपको लोगों का लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं 5 नंबर वाला, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना आता है। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न हो गया आप लोगों के एग्जाम्स का। तो हम लोग यहाँ पे जो 18 फरवरी को आप सभी के एग्जाम्स होने वाले हैं बच्चे, उसी का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर को सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, पूरे डिटेल्स में समझते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, और आप लोगों को सब्जेक्टिव, लघु और दीर्घवृत्तीय प्रश्न भी देने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग बिना किसी तरीके पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, वीडियो को अंत तक सारे देखिए बच्चों। हमारे पास पहला प्रश्न कहा गया है कि 7/20 का दशमलव प्रसार क्या है। देखिए, दशमलव प्रसार एक होता है शांत, एक होता है अशांत। ठीक है ना, ये पूछा ही जाता है आप लोग के एग्जाम्स में, तो आज इसको क्लियर कर लो बच्चे, ताकि आप लोग को एक नंबर जो आसानी से मिल जाए। ठीक है ना, देखो 7/20 का जो दशमलव प्रसार अगर पूछा जाएगा, जैसे मान लो कि P/Q कोई संख्या है। ठीक है ना, P/Q कोई संख्या है, और Q जो होता है ना बच्चे, Q जो हर, इसको हर बोलते हैं हम लोग, और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। तो हर का जो होगा ना, हर का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जब इसको करोगे तो 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। मतलब 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n। दो के जैसे होता है ना, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 के पावर हम लोग 3 लिखते हैं। उसी तरीके से 2 गुने 5 के 2 के पावर 5, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो तो समझ लेना वो शांत होता है। क्या होता है बच्चे, ये शांत दशमलव प्रसार होता है। क्या होता है, शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7/20 है। और हाँ, याद रखना बच्चे कि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो 7/20 था हम लोगों का, तो 7/20 में कोई कॉमन है, तो बोलोगे सर कोई कॉमन नहीं है, न 7 20 को काटेगा, न 20 7 को काटेगा, तो कोई कॉमन नहीं है। अब हम लोग को ये हो गया P/Q के रूप का। ठीक है, P/Q के रूप का हो गया। ठीक है, अब Q का मान देखना है, 20 का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड देखना है। तो बोलोगे सर ये 4 गुने 5 होता है। अब 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर स्क्वायर गुने 5। तब देखो 2 और 5 के रूप का आ गया, तो इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा अगर 3 आ जाता, 7 आ जाता, कुछ भी आ जाता ना संख्या, ठीक है ना, तो हम याद रखना वो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा। हालांकि आप इतना अगर कर लेते हो तो आपको नहीं छूटेगा क्वेश्चन। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि पाई है 1। देखो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है बच्चे। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। और पाई का जो मान होता है 22/7। देखो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है ना, कन्फ्यूज मत होना बच्चे। अगर पाई का मान, अगर पाई पूछा जाएगा ना, पाई सिर्फ, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर पाई का मान 22/7 दिया जाएगा, मतलब पाई को हटा के अगर 22/7 दे दिया जाएगा, तो याद रखना ये परिमेय संख्या हो जाता है। क्या होता है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये P/Q का रूप का होता है। क्या होता है, P/Q के रूप का। लेकिन पाई अगर पूछा जाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर विवाद है बच्चे। 22/7 परिमेय संख्या, और पाई है जो एक अपरिमेय संख्या होता है। थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है, कहा कि दो संख्याओं का म इतना है, ल इतना है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सिंपल है बच्चे, हम लोग जानते हैं ना कि म गुण्य होता है ल। ठीक है, अब बराबर होता है एक संख्या गुण्य होता है दूसरी संख्या। यही फार्मूला होता है। HCF दिया गया है 15, 105 दिया है एलसीएम, एक संख्या दिया है 5, दूसरा को मानते हैं x। 5 दिया 15, कट, ये आपस में कट जाएगा, 5 दिया 15। ठीक है, अब x का मान हो जाएगा 3 गुने 105, तो हो जाएगा 315। कितना हो जाएगा ये बच्चे, 315। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। ये सूत्र होता है, याद होनी चाहिए आप लोग को। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास प्रश्न क्या है बच्चे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये तो परिमेय हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि √16 का मान 4 हो जाएगा, 100 का मान 10 हो जाएगा, 36 का मान 6/8 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चे, ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
क्यों? क्योंकि इसका हम लोग पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, रूट नहीं निकाल सकते। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब बताना इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है बच्चे। तो सिंपल है द्विघात समीकरण निकालना। ये तो होगा नहीं क्योंकि रूट अंडर एक्स आ गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स आ गया बच्चे, ठीक है। अगर 2x² अगर कर भी लो तो इसको सोल्यूशन तो एक्स इधर जाके ये 2x का पावर क्यू हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये हो सकता है बच्चे, ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए, ठीक है। इसको अगर हल करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखो ना एलसीएम लोगे x, तो ये हो जाएगा x² + 1 बराबर 2। तो इसको हल करोगे तो x² + 1 बराबर हो जाएगा ये 2x, ठीक है। तो x² माइनस में 2x + 1 बराबर 0। तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण का रूप। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, पूछा जाता है प्रश्न। देखो 188/220 का सरलतम रूप क्या होगा? सरलतम रूप मतलब आपको मैंने बता रखा है बच्चे, सरलतम रूप का मतलब कोई भी कॉमन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करनी है। अब देखो 188 है, अब बट्टा में 220 है, बोलोगे इसमें कॉमन है तो बिल्कुल बोलोगे कॉमन है, 2 है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से कटाओगे तो 2 9 में 18 और 2 चौके 8, ठीक है। इसको कटाओगे तो हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा? 110। अब लोग और भी कॉमन है तो बिल्कुल कॉमन है बच्चे, यहाँ पे ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा आपका 55, ठीक है। अब कोई कॉमन है इसमें तो बोलोगे नहीं कोई भी कॉमन नहीं, तो ये 47/55 आंसर हो जाएगा। कॉमन देखना है कि कोई ओवेनिस्ट कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब लोग कि सर 2/6 में क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये क्या सरलतम रूप है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, तो 2 का 2 2 तिया 6, तो 1/3 इसका सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना है आप लोगों को कि सरलतम रूप किसको बोलते हैं, कोई भी कॉमन नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। अगला है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। देखो किसी भी द्विघात बहुपद के जो अधिकतम संख्या होती है बच्चे, वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। क्यों होती है 2? क्योंकि द्विघात बोला गया है, ठीक है ना। अगला है कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होता है। देखो किसी भी संख्या के लिए जो विषम संख्या का रूप होता है बच्चे, याद रखना आप लोगों को, होता है ये 2p + 1। क्या होता है ये? 2p + 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, ठीक है। और ये सम संख्या का रूप होता है, 2p जो होता है वो सम संख्या का रूप होता है, ठीक है। अगला है प्रश्न है कि किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से, मान लीजिए कि कोई वृत्त है आपका, ये क्या है? एक वृत्त है, ये वृत्त नहीं हुआ, मैं वृत्त बना देता हूँ, ये मान लो कि वृत्त है, क्या हुआ? वृत्त हुआ, ठीक है। अब बोला गया है कि किसी बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, मतलब 2 स्पर्श रेखाएं खींचा गया है, ठीक है ना। कितना स्पर्श रेखाएं खींचा गया? 2 स्पर्श रेखाएं खींचा गया, ठीक है। एक मान लेते ये खींचा गया आप लोगों को, और एक मान लेते कि ये खींचा गया, ठीक है ना। ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया बच्चे। अब मैं आप लोगों को यहाँ देखो, ये मान लेते, एक मिनट मान लेते कि एक रेखा ये खींचा गया और दूसरा स्पर्श रेखा ये खींचा गया, ये P, ये R और ये आपका S, ठीक है। तो ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और ये मान लेते कि O है, ठीक है। और ये PR का वैल्यू दिया गया है, PR का वैल्यू 8 है, तो PS भी 8 होगा, ठीक है। क्या होगा? PS भी 8 होगा आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब PR और PS खींची गई स्पर्श रेखा है तो दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। जब PR 8 है तो PS भी क्या होगा? 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद x³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है। यही हमारे पास प्रश्न बच्चे। तो हम लोग जानते हैं कि जब त्रिघात बहुपद के शून्यक दिया होता है तो अल्फा होता है, एक प्लस बीटा होता है, एक गामा होता है। इसका मान होता है -c/a, ठीक है। क्या होता है ये? -c/a। एक होता है आपका अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है आपका d/a। क्या होता है ये? माइनस में उल्टा लिखे जा रहा हूँ बच्चे सारा चीज़ को। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होता है ये होता है c/a, ठीक है। अल्फा बीटा गामा जो होता है वो -d/a होता है। क्या होता है ये? माइनस में d/a। ये करेक्ट हुआ। अब पहले क्या से क्या लिखा जा रहा था?
देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो मान होगा वो C/A क्या होता है बच्चे, C/A होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला देखना है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण के युग्म जब, देखो समानांतर हो गया, क्या हो गया, समानांतर हो गया। ठीक है, तो याद रखना है कि कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर मान लो तो ये कोई रेखा है, एक बार प्रतिच्छेद करता है बच्चे, तो केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। जब कोई भी रेखा आपस में कट नहीं हो रही, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और कोई रेखा है और उसी पे दूसरा रेखा आ गया, कोई रेखा है बच्चे और इसी पर एक दूसरा भी रेखा आ गया, तो समझ लो कि अनंत हल हो गया। क्या हो गया, अनंत हल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 का डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं, प्रश्न है हमारे पास कि बहुपद 2x³ माइनस में 5x² माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग क्या होगा, हमारे पास यही प्रश्न है कि बहुपद 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि देखो 3 लगा हुआ है तो इसका मतलब ये त्रिघातीय बहुपद है, और त्रिघातीय बहुपद में होंगे 3 शून्यक। मान लेते कि अल्फा बीटा गामा ये 3 शून्यक होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो -b/a होता है। अब -b के जगह पे देखो माइनस पहले से है और -5 क्वेश्चंस में है, बट्टा में a के जगह पे 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 5/2, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है कि बहुपद nx² - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति पूछा गया हम लोगों से। ठीक है बच्चे, क्या पूछा गया हम लोगों से, मूलों की प्रकृति क्या होने वाली है। ठीक है, क्या होगी। देखो मूलों की प्रकृति की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा, निकाल लेते हैं हम लोग b² - 4ac। ठीक है, क्या निकालते हैं, b² - 4ac, डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनांट। तो b के जगह पे यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है बच्चे, 0 का स्क्वायर है, माइनस में 4, a के जगह पे 9 है और c के जगह पे क्या है, -1 है। ठीक है, अब इसको देखो थोड़ा सा हल कर लोगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, जीरो जीरो को हटा, 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसको हटा देते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये प्लस 36 हो जाएगी। ठीक है, जो आपका क्या है, 0 से बड़ा है। क्या है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान। बस आपको कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा ना तो विवेचक निकाल लेना है, विवेचक। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है ना, तब आपको आसानी से पता हो जाएगी कि कौन सा मूल वास्तविक है, अवास्तविक है, समान है, असमान है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए बच्चे कि अगर डी का मान 0 से बड़ा होती है तो वास्तविक और असमान होता है, डी बराबर 0 होता है तो वास्तविक और समान होता है, डी का मान <0 है मतलब माइनस में आ जाता है मान, तो वास्तविक और अवास्तविक हो जाता है। क्या, वास्तविक नहीं रहता है। ठीक है, प्रश्न हमारे पास, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR एक समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण A का मान इतना है, कोण R का मान इतना है, तो कोण B का वैल्यू क्या होगा। सिंपल है बच्चे, 180 में से 42 प्लस 80 को घटा दो। मैं ट्रिक बताता हूँ, जब दो कोण दिया जाएगा तीसरा कोण निकालने के लिए 180 में से घटा दोगे, 2 8 4 12, तो ये हो जाएगा कितना आपका 8 या 48 डिग्री। कितना हो जाएगा ये, नहीं 48 नहीं होगा, यहाँ पे गलती हो गया बच्चे, ये कितना हो जाएगा 2 और 8 4 12। ठीक है, 122। अब इसको घटाओगे ना तो कितना होगा 58 डिग्री। कितना होगा 58 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 180 में से 122 घटाओ कितना होगा 58 डिग्री हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारे पास कि बहुपद x² - 5 के शून्यक क्या होंगे। तो देखो x² - 5 बराबर 0 कर दो, x² बराबर 5 इधर कर दो, x का मान ±√5 हो जाएगा, एक बार +√5 एक बार -√5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अगला है कि अद्वितीय हल होने के लिए के का मान क्या होगा। अद्वितीय हल होने के लिए बच्चे a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2। ठीक है, ये होना चाहिए अद्वितीय हल होने के लिए। हमारे पास है 3/2 a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 k/5, तो ये हो जाएगा k का मान यहाँ से निकालेंगे हम लोग तो 2k नॉट इक्वल टू 15, तो k का मान यहाँ पे हो जाएगा 15/2। तो k का मान नॉट इक्वल टू 15/2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 4 8, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा क्योंकि समांतर श्रेणी में है तो समान अंतर होना चाहिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होनी चाहिए। अब देखो -4 में से -0 को घटाओगे तो -4 आएगा, -8 में से -4 को घटाओगे तो ये -4 आएगा। ठीक है, -12 में से -8 को घटाओगे तो -4 आएगा। देखो सभी जगह सेम इक्वल आ रहा है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। 18 देखते हैं कि -12 दोनों निगेटिव है तो तृतीय पाद लगाओ। कौन सा पाद लगाओगे, तृतीय। प्रथम में होता है प्लस माइनस, द्वितीय में होता है माइनस प्लस, तृतीय में होता है माइनस माइनस, चतुर्थ में होता है आपका प्लस माइनस। क्या होता है इसमें, देखो पहला ही गलती लिख दिया, प्रथम में होता है प्लस प्लस, ठीक है, चतुर्थ में होता है आपका प्लस और माइनस। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सत्य है। समांतर श्रेणी के लिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो सही है। Sn बराबर n इंटू n प्लस 2/2, Sn बराबर n/2, नहीं ये गलत है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि द्विघात समीकरण x² प्लस बी एक्स, देखो bx² है, होता क्या है ax², प्लस में होता है bx प्लस सी, लेकिन दिया क्या गया हम लोग को, bx² प्लस x प्लस सी। विभक्तर निकालना है, d निकालना है, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, ये भी ऑप्शंस में दिया गया लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे b के जगह पे a दे दिया गया है। ठीक है ना, b के जगह पे a और a के जगह पे b, तो b के जगह पे a है तो यहाँ पे a² माइनस 4, a के जगह पे b है और c के जगह पे c है, तो a² माइनस में 4bc होगा। क्या होगा, a² माइनस में 4bc। अगला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष इतना दिए गए हैं तथा इतना है तो क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना है बच्चे। हम लोग जानते हैं ना क्षेत्रफल, एक 1/2 x1, 1/2 होता है x1, y2 माइनस y3 प्लस होता है x2, ये होता है y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होता है ना। बस मान पुट कर दो, आंसर आ जाएगा बच्चे। 1/2 x1 के जगह पे -4, y2 माइनस y3, तो 3 में से 0 घटाएंगे, प्लस x2 के जगह 0 है, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा। x3 के जगह पे भी 0 है तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो लिखना बेकार ही है। ठीक है, तो 1/2 ये हो जाएगा माइनस में 4 गुने 3, तो ये हो जाएगा माइनस में 12। ठीक है, तो 12/2 तो हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6 इसका आंसर आएगा बच्चे, 6। ठीक है, आपको जो विधि अच्छा लगता है वो विधि से बनाओ लेकिन आंसर सही होनी चाहिए। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बच्चे, ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ये कोई समबाहु त्रिभुज है और ये कोई समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है, तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है, तीनों भुजा आपस में बराबर है, तीनों भुजा आपस में बराबर, तीनों का कोण इक्वल है, तीनों का कोण इक्वल है बच्चे, तो ये सर्वांगसम और समरूप दोनों हो जाते हैं। क्या होते हैं, सर्वांगसम और समरूप दोनों हो जाते हैं। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम और समरूप दोनों हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, सर्वांगसम और समरूप दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। हालांकि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप ही होते हैं, लेकिन जब दो समबाहु त्रिभुज के भुजा भी समान हो जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे 4 है, ये भी आपका 4 है, ये भी 4 है, ये भी इसका भी 4 है, ये भी 4 है, तब सर्वांगसम और समरूप दोनों हो जाएंगे। लेकिन सभी बोला जा रहा है बच्चे तो यहाँ पे समरूप ही हो सकता है। ठीक है ना, तो अब देखो क्या ऑप्शंस यहाँ पे सही रखते हैं। ठीक है ना, सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम और समरूप दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मेनली जो आंसर होगा वो समरूप ही होगा। क्या होगा, समरूप ही होगा, सभी समबाहु त्रिभुज बोला गया है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, समरूप होगा। ठीक है, ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप। लेकिन जब बोला जाएगा कि समबाहु त्रिभुज के जब भुजा और कोण दोनों समान है तब क्या होगा, वो सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। ठीक है, तो हालांकि समबाहु त्रिभुज जो सर्वांगसम भी होते हैं, तो ये कन्फ्यूज मत रहना कि सर्वांगसम नहीं होता है, सर्वांगसम भी होता है, लेकिन सभी बोल दिया तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला है 23 नंबर प्रश्न हमारे पास कि यदि बहुपद f(x) का मान
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो 4a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो a प्लस बी होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस 3 ए के जगह पे 1 है तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब 4a प्लस बी का मान हम लोग को 3 निकला तो ये 4 तिया 12, आंसर नंबर बी हो जाएगा प्लस में 12। 14 पदों का योग 24 पदों का योग बताना है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं 24 पदों का योग बच्चे हम लोग। तो हम लोग जानते हैं SN वाले फार्मूला से क्या होता है, SN वाले फार्मूला से n/2 इंटू में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो निकाल लेते हैं यहाँ से n/2, तो 24/2 हो जाएगा इंटू 2 a के जगह पे कितना है 5 प्लस 23 n-1 कितना हो जाएगा 23 अगुने डी, 5 8 में से 5 गया 3, निकाल लो। अब ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 23 तिया 69, ये हो जाएगा 12 गुने 79, ठीक है। तो 12 9 में 108 क्या हाथ में 8, 12 7 84, 84 और 10 94, 948 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 948, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा 948। अगला है कि बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो मूल बिंदु से जो होगी बच्चे ध्यान रखना कि 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दोनों लगा देना। जब मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा तो 5√2 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5√2, ठीक है। ये हो जाएगा रूट अंडर में 50, रूट अंडर 50 का वैल्यू 5√2 हो जाएगा। त्रिभुज ABC में AB का वैल्यू 13 है, BC का वैल्यू 12 है तथा AC का वैल्यू 5 है। तो C का मान क्या होगा, तो C का मान 90 डिग्री होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो AB का वैल्यू 13 है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे C रखते हैं तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा ABC, या फिर आप इसको अगर A रखते हो तो ये B हो जाएगा, ठीक है। देखो AB का मान 13 है, BC का मान 12 है और AC का मान 5 है। तो जो ये कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। देखो ना जोड़ लो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों इक्वल हो जाएगा, तो समझ लेना कि राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये समकोण वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न कहा गया हमारे पास कि बिंदु 6,10 की कोटि क्या है। कोटि 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोटि, जो y अक्ष होता है ना, y अक्ष का मान वो होता है कोटि। दो समरूप संगत भुजा इतना दिया गया है, तो क्षेत्रफल का बोला जाए तो 4/9 का स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा 16/81, क्या हो जाएगा ये 16/81, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिंदु के बीच की दूरी बता करनी है, तो बिंदु के बीच की दूरी निकाल दो x2 माइनस x1, कई बार मैंने बता रखा है। तो 9 में से 5 का स्क्वायर प्लस आपको ये हो जाएगा कितना 5 में से 2 का स्क्वायर, 9 में से 5 का स्क्वायर 4 और ये 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर में 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 25, तो ये हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल था। त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC तथा AD में DB 3/4 है, तो AC का मान इतना है, तो AE का मान कितना होगा। मैंने आपको बता रखा है ये प्रश्न बच्चे, जब त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है, DE समानांतर BC है ना, तो AD का मान 3 है और DB का मान 4 है, AC का मान 15 है, ये टोटल का मान 15 है। तो AE का वैल्यू मान लेते हैं x है, तो ये 15 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जब होता है तो ये थेल्स प्रमेय का हो जाता है। जब दो त्रिभुज में बच्चे DE समानांतर BC है, किसी भी दो पैरेलल हो जाएगा रेखा, तो जो इसका अनुपात होगा ना वो उसी के अनुपात में दोनों रेशियो इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो AD में DB, तो ये 3/4 बराबर AE में EC, तो x/में 15 माइनस x, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो 15 या 45 माइनस 3x बराबर ही हो जाएगा 4x। इसको इस साइड लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 7x बराबर 45, x का मान हो जाएगा 45/7, तो ये 7 छक्के 42, 6.43 आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 6.43। कौन सा पद 109 है, ठीक है। 109वां पद निकालना मतलब कौन सा पद 109 है, तो 109 लिखो a प्लस n-1 इंटू डी, तो 4 प्लस n-1 इंटू 9 में से 4 गया 5, तो 109 में से 4 गया 105 बटा में हो जाएगा 5 बराबर n-1, तो n 21, ये 22वां पद हो जाएगा बच्चे, n का मान 22, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। टेन थीटा का मान 12/5 है, तो टेन थीटा का मान हम लोग जानते हैं ये होता है P/B, जो 12/5 दिया गया है। अब साइन यहाँ से हम लोग को h का वैल्यू पता कर लेनी है,
तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना आपका 12, ये हो जाएगा 169, इसका मान हो जाएगा 13। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं होता है P/H। तो P का वैल्यू कितना 12 और बट्टा में 13, 12 बट्टा में 13 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है कि बिंदु A -7,5 और बिंदु B 4,2 के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु किसको बोलते हैं हम लोग, बीच का। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7,5, ये हो जाएगा 4,2, दोनों को जोड़ो, -7 + 4 ये हो जाएगा माइनस में 3/2, और ये हो जाएगा 5 2 7,2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री तब 30 मीटर की छाया लंबी छाया को बनाने वाले उद्योग मीनार की ऊंचाई, मतलब ये पूछा गया है। ठीक है, 30 मीटर की छाया लंबी बन रही है, सूर्य के कोण है 60 डिग्री, ये मान पूछा गया है, ए बी और सी ऊंचाई पूछा गया है। तो 1060 का वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी x/30, तो ये हो जाएगा √3 बराबर x/30, x का वैल्यू हो जाएगा बच्चे 30√3, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 30√3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाई इतना है समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि खंभों के पाद के बीच की दूरी इतना है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, देखो प्रश्न काफ़ी शानदार है बच्चे। प्रश्न हमारे पास है कि दो खंभे हैं, ठीक है, मानते ये कोई खंभा है, इनके बीच की दूरी दिया गया है, एक कोई खंभा है जो 6 मीटर का और बार का 11 मीटर का है, दो पादों के बीच की दूरी ये 12 दिया गया है, इनके बीच की दूरी हमको पता करनी है। तो मान लेते ये 12, तो ये भी आपका 12 हो जाएगा। देखो ठीक है, ये पूरा 11 है, ये क्या है पूरा 11 है बच्चे, उसमें से ये आपका 6 है, क्या है ये 6 है, ये 6 है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 6। जब ये पूरा 12 है 11 है तो ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो हम लोग जानते हैं ये 90 डिग्री होगा। अब कर्ण निकालो तो ये 12, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ये कर्ण का काम करेगा, तो ये हो जाएगा √169, तो ये हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13 मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है तो त्रिज्या का अनुपात √9/1 हो जाएगा, तो ये 3/1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट होगा, क्या होगा 36 का ए। 37 देखते हैं कि 4 2 5 2 0 3 2 3 का बहुलक क्या होगा। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन सा संख्या आया है, तो 2 आया है। देखो 1 2 3, 3 बार जो 2 आया है तो इसका मतलब बहुलक जो क्या होगा 2 हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि यदि एक घनाभ की लंबाई इतना दिया गया है, इसका आयतन हम लोग जानते हैं, सभी को गुना कर दो, 12 × 15 × 4.5। ठीक है, इसको कटाओगे 10 लेकर आओगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा आपका 45 छक्के 270, और ये हो जाएगा 3, तो ये 27 तिया 81, 810, क्या हो जाएगा 810। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr² θ/360 डिग्री होता है, πr² θ/360। अगर ये नहीं दिया गया तो ये ऑप्शंस में होगा, क्योंकि देखो इसी को कटाएंगे तो ये हो जाएगा 360, अब हो गया ना πr² θ/360, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट होगा। 1 - sin a × 1 - sin a, तो दोनों को अगर गुना करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा ये 1 - sin a × 1 - sin a, तो 1 माइनस में sin a का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 sin a, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस sin² a। ठीक है, यही ना होगा। थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चे इस प्रश्न में, ठीक है ना, ये 1 - sin a × 1 - sin a, तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस में sin a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका मान आप लोग कैसे निकालोगे बताओ, ये तो हो जाएगा 1 माइनस में 2 sin a। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin a, और ये हो जाएगा आपका प्लस में sin² a। तो देखो ये हो जाएगा, तो इसका कुछ मीनिंग ही नहीं बनता है बच्चे। एक अगर यहाँ पे प्लस कर लेते हो तो a - b × a + b हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं a + b × a - b होता है 1 माइनस में sin² a, तो ये हो जाएगा आपका cos² a, क्या हो जाएगा ये cos² a के बराबर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी जब यहाँ पे प्लस लगाओगे तो। ठीक है, वर्ग अंतराल 110 और 130 का वर्ग चिन्ह क्या है, तो देखो इस दोनों का वर्ग चिन्ह क्लास इंटरवल पूछा जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, 110 + 130/2,
तो ये हो जाएगा कितना 240 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा बच्चे 120, ऑप्शन नंबर डी। टेन 57 बटा में cot 33 डिग्री का मान कितना होगा। देखो दोनों को जोड़ के अगर 90 डिग्री हो रही है तो समझ लेना कि इसका मान 1 के बराबर होगा। मैंने आपको कई बार बता रखा है ये प्रश्न। एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रयिकता, तो मान लेते 1 है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 या फिर 6। सम संख्या कितना है, 1 है, 2 है और 3 है। टोटल सम संख्या 3 है और टोटल कितना घटना होगा 6, तो 1 बटा में 2 हो जाएगा। ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बटा में 2। प्रश्न हमारे पास है कि कोण AOB का वैल्यू, कि कोण AOB मतलब ये 115 दिया गया है बच्चे, 115 डिग्री। तो APB मतलब APB इसका वैल्यू पता करनी है, तो हम लोग काटा करें 180 में से 115 घटा देंगे तो हो जाएगा 65 डिग्री। कितना हो जाएगा 65 डिग्री। 5 सेक स्क्वायर ए माइनस में 5 10 स्क्वायर ए, 5 अगर कॉमन लेंगे यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए होगा, ये इसका वैल्यू 1 होगा। तो 5 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है बच्चे, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। कितनी होती है 1 होती है, और अनिश्चित की 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन cos 30 डिग्री के बराबर है, तो cos 30 डिग्री का अगर बराबर बात करेंगे हम लोग तो sin 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा बच्चे, मानक विचलन। क्या हो जाएगा मानक विचलन, बहुलक माध्यक और माध्य। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा मानक विचलन। ठीक है। कभी कभी आपको बहुलक माध्यक और माध्य दे दिया जाएगा, मानक विचलन के जगह पे परिसर दे दिया जाएगा। ठीक है ना, परिसर। तो ये भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है, याद रखना। अगला प्रश्न हमारे पास कहा गया है बच्चे कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू साइन थीटा ही होगा, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और कोसेक थीटा का मान होता है 1 बटा में साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा से एक बार साइन थीटा कट जाएगा तो बच्चे क्या साइन थीटा। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। क्या प्रश्न है, 2 प्रतिच्छेदी वृत्त, ये कोई वृत्त है आपका बच्चे और ये प्रतिच्छेद किया हुआ है। ठीक है ना वृत्त, तो 2 प्रतिच्छेदी वृत्त की जो है स्पर्श रेखा कितनी होगी, केवल और केवल 2 होगा। कितना होगा 2 होगा। ठीक है, 2 हो जाएगी। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 50 तक प्रश्न कर लिए हैं। आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हमको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।